हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो ऑल यूनिट्स है उन वो कवर हो जाएंगे पेपर 1 के। ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ख़ुद भी लाइक करो। ओके। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 25 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके। सो ये जो 2 बजे की क्लास होता है ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं। सो आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। जो भी पेपर 1 के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके क्लियर होते हैं, उनके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है। और वो जो यहाँ पे मतलब ज़्यादा फोकस रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही। ठीक है। हाँ, जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं तो उस पे फोकस रहता है। ओके। सो आप इसको अटेंड करिए। अगर आपने इसको अटेंड नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके। सो इसलिए आप इसको अटेंड करिए डेली 2 PM पे। ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और ख़ुद भी लाइक करो। और जो भी शेयर करेगा वो थम्स अप करेगा। सो देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस। सो सब थम्स अप करो, आप सब शेयर करो। ओके। So are you ready? Then let's begin. Let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल? इनमें आपको बताना है इनमें से टीचिंग स्किल कौन सा है। ए है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, बी है क्वेश्चनिंग, सी है एक्सप्लेनिंग, डी है ऑल द अबव। यानी आपको यहाँ पे बताना है टीचिंग स्किल कौन सा है। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना है टीचिंग स्किल कौन सा है इसमें से। ठीक है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ऑल द अबव। बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। देखो ये इजी क्वेश्चन है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पे जो है इस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए आपको। ठीक है। हाँ, जितना हो सके रिवीजन कर लो। मतलब इसमें से भी क्वेश्चन कभी कभार गलत होता है। ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होने का, तो जितना आप रिवीजन कर लो, जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे उतना आप कॉन्फिडेंस आ जाएगी। ओके। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ऑल द अबव, यानी सारे इसके ऑप्शन है। यानी ब्लैक बोर्ड राइटिंग ये भी इसके टीचिंग स्किल है। ठीक है। क्वेश्चनिंग स्किल जिसको बोलते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनिंग यानी जिसको एक्सप्लेनेशन स्किल बोलते हैं। तो ये सारे जो है ये सारे टीचिंग स्किल है। ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? आपको बताना यहाँ पे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है यहाँ पे, यानी कौन सा करेक्ट है। ए टीचर्स कैन टीच, यानी टीचर्स पढ़ा सकते हैं। बी है टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिजायर टू लर्न। टीचर्स में जो मतलब टीचर्स मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने में। ठीक है, कि वो पढ़ सकेंगे। लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, यानी लेक्चर मेथड यूज किया जाएगा किसके लिए? थिंकिंग के लिए। क्या ये ट्रू है? टीचर्स आर बॉर्न, क्या ये ठीक है?
तो आपको बताना अप्रोप्रिएट कौन सा है यहाँ पे। ओके, सो आप सब आंसर करो। आपको बताना यहाँ पे अप्रोप्रिएट कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी करेक्ट कौन सा है, ये बताना आपको। चलो आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं, और एक जगह लाइव चैट आ जाता है, लाइव चैट में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आज 25 क्वेश्चन है टोटल, सो 25 क्वेश्चन को अटेंड करिए आप, ठीक है। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट के टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन स्टूडेंट डिजायर टू लर्न। यानी टीचर्स में ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मजबूर कर सकता है ना, उसमें एक पोटेंशियल डाल सकता है, डिजायर डाल सकता है, ठीक है, कि वो उसको रेडी कर सकता है पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी ये अप्रोप्रिएट है। टीचर्स कैन टीच, तो सबों को पता है टीचर्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट टीचर ये मतलब ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि यानी टीचर्स में इतनी क्षमता होती है कि वो क्रिएट कर सकता है एक स्टूडेंट में एक डिज़ायर क्रिएट कर सकता है, विश डिज़ायर मतलब कर सकता है, ख्वाहिश पैदा कर सकता है कि पढ़ने की, ठीक है, कि स्टूडेंट कहे कि नहीं मैं कब मतलब मेरा क्लास स्टार्ट होगा तो मैं पढ़ूंगा। ओके, सो इतनी क्षमता होती है एक टीचर में, सो ये मदद करता है, टीचर की हेल्प की वजह से ही होता है ऐसा, ठीक है। सो ऐसे लेक्चर मेथड जो है, इससे हम थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं। लेक्चर मेथड से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर कहेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से थिंकिंग डेवलप हो सकती है, बट ये वाला भी अप्रोप्रिएट नहीं है। टीचर्स और बॉर्न ये भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, सो करेक्ट आंसर इज बी, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न। ओके, तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज, यानी इंडियन हिस्ट्री का क्रॉनिकलर आपको बताना है, पहला इंडियन क्रॉनिकलर बताना है। ए है मेगास्थेनीज, बी है फाहियान, सी है हुएनज़ैंग, डी है कल्हन। अब सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताना है। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तभी हम यहाँ पे को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई अगर सोचता होगा कि इन्हें इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, कभी इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? कल्हन। कल्हन जो है जिसने राज तरंगी लिखी है, ठीक है। तो ये एक इंडियन हिस्टोरियन है, पहला इंडियन क्रॉनिकलर है जिसने हिस्ट्री मतलब एक मतलब हिस्ट्री की शेप दी है एक बुक को, जिसका नाम था राज तरंगनी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से बताना आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ए है सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट होता है। बी सिलेबस इज एन एनेक्शोर करिकुलम, सिलेबस क्या होता है कि यानी ये एक एनेक्शोर होता है करिकुलम का, जैसे कंटेंट होता है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे सिलेबस भी होता है। सी करिकुलम इज सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, करिकुलम सब सारी यूनिवर्सिटी में एक जैसा होता है, जो भी एफिलेट होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेम होता है। डी सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशन एफिलेटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सिलेबस सबों में सेम नहीं रहता है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं
जो एफिलेट होते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ठीक है। हाँ, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जो भी देख रहे हैं, देखो आंसर करने से क्या होता है, जब आप आंसर करते हो, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि कल जब ये एग्ज़ाम में आएगा कि मैंने उस वक्त ये आंसर किया था, बट ये नहीं आएगा, सर ने ये बोला है, ठीक है। तो वैसे आपको वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, ओके। तो इसीलिए आप आंसर कर लो, ठीक है। यस। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सिलेबस जो होता है ये एक पार्ट होता है करिकुलम का, बट इंस्टीट्यूट की तरह नहीं होता है, या सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेम करिकुलम हो सकता है, ये सही नहीं है, ठीक है। सब करेक्ट जो है वो है कि यानी सिलेबस जो है ये एक पार्ट है करिकुलम का, ओके। करिकुलम जो है ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इसमें सारा आता है, ओवरऑल जो इंस्टीट्यूट में होता है, तो वो दैट इज ऑल करिकुलम। सो सिलेबस एक अलग, मतलब ये इसका हिस्सा है करिकुलम का, ओके, ये एक पार्ट है इसका। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी रिसर्च के मेन काम बताने, मेन टास्क बताने हैं मॉडर्न सोसाइटी में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से आपको चूज करना है कोड्स यहाँ से। फर्स्ट क्या, टू कीप पेस विद एडवांसमेंट इन नॉलेज, यानी नॉलेज के साथ मतलब एक पेस रखना, ठीक है। दिन ब दिन जो ज्ञान होता रहता है तो उसके साथ जुड़े रहना। सेकंड है टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नया नया मतलब डिस्कवर करना, ठीक है, इनोवेटिव बनना, ठीक है। थर्ड है टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, यानी आप खुद क्रिटिकल पॉइंट्स लिख सकते हैं। एज ए रिसर्चर आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिख सकते हैं जो भी काम हुआ है पहले। टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी, के यानी हम एग्जामिन कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी रिसर्च स्टडीज हुए हैं, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ओके। सो यहाँ पे आपको बताना है कि मॉडर्न सोसाइटी में जो रिसर्च के मेन टास्क होते हैं उसके रिलेटेड कौन सा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कोड चूज करना है। ए है फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट, बी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। फोर्थ क्या है, इन्हें जो रिसर्च के मेन टास्क है, दैट मीन्स कि हम एनालाइज कर सकते हैं क्रिटिकली, हम एग्जाम में हम एवेलुएट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को, जो रिसर्च हुए हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको एवेलुएट कर सकते हैं, उनको क्रिटिकली हम एनालाइज कर सकते हैं उन इन्वेस्टिगेशंस को, ठीक है, विद ऑब्जेक्टिविटी के साथ। सेकंड क्या है, तो हम नया नया डिस्कवर कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, टू कीप पेस विद एडवांसमेंट इन नॉलेज, यानी हम नॉलेज के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो होती है उसका मेन एम आपको बताना है यहाँ पे। ए है टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, होलिस्टिक अप्रोच को हम आगे लाते हैं।
बी है टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। हम एक जो हमारा फोकस होता है, मेन फोकस होता है कि सिंगल सब्जेक्ट को हम कम, उसका फोकस हम, उसका एम्फेसिस हम कम कर सकते हैं। सी है टू ओवर सिंपलीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। हम जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है उसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। डी है टू क्रिएट ए न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम न्यू ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक है, ये पता ना आपको इंटरडिसिप्लिनरी का मेन एम क्या है। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे मेन एम क्या है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी जिसमें दो तीन जुड़े हुए होंगे। ठीक है, दो तीन फील्ड जिसमें जुड़े हुए होंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च उसी को कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन जिसमें होंगे इन्वॉल्व हो तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। उसका मेन एम क्या होता है? तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी होलिस्टिक अप्रोच को आगे लाना। ठीक है, सो ये मेन एम है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि साइंटिफिक मेथड का एम क्या है। इनमें से एक एम होगा ये है इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन को इम्प्रूव करता है। बी है एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशन, में स्पूरियस रिलेशन को एलिमिनेट करता है। सी है कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, में ट्रायंगुलेशन होती है। डी है इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, में नए नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि मेन एम क्या है साइंटिफिक मेथड का रिसर्च में। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस, यानी जो स्पूरियस रिलेशंस होते हैं उनको हम कम करते हैं बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप इसको दोबारा गलत नहीं करना। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जजड बाय, यानी अगर हमें डेप्थ जानना होगा किसी रिसर्च का तो वो कैसे जानेंगे हम। किसी रिसर्च का अगर हमें डेप्थ जानना होगा, गहराई जाननी होगी, यानी कितनी डेप्थनेस है इसमें, तो वो कैसे जानेंगे। ए टाइटल ऑफ द रिसर्च, क्या टाइटल से हम जानेंगे। बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, या किसी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से। सी है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है रिसर्च पे। डी है ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, या टाइम पीरियड, जो जिस टाइम पीरियड में रिसर्च खत्म हुई है। सो ये बताना आपको डेप्थ क्या है एक किसी रिसर्च की, मतलब उसको कैसे हम जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आप सब आंसर करो, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सेकंड पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स है रिसर्च के, जो ऑब्जेक्टिव्स है उनसे हम जज कर सकते हैं डेप्थनेस। ठीक है, कि इसमें कितनी गहराई है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेसेस, इश्यूज, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज नोन एज, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि
मास कम्युनिकेशन की फंक्शन जो होती है कि सब इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना, ठीक है, रिगार्डिंग प्रोसेसेस, यानी कोई प्रोसेस जो हो रही है, कोई फिनोमिनन जो हो रहा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सप्लाई करना। इशू कोई होगा उसका सोल्यूशन बताना। इवेंट कोई होगा उस इवेंट को कैसे करें तो ये इसके बारे में कुछ बताना। सोसाइटल डेवलपमेंट कैसे करें तो इसको क्या कहते हैं, ए कंटेंट सप्लाई, बी ए सर्वेलेंस, या ग्रेटिफिकेशन, डी ए कोरिलेशन। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो टाइम खत्म हो गई, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, कंटेंट सप्लाई, इसको कंटेंट सप्लाई बोलते हैं। यानी किसी के बारे में कुछ राय देना, आइडिया देना, किसी फिनोमेना के बारे में, या कोई इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, या कोई इशू होगा उसके रिलेटेड कोई आइडिया देना, कोई इवेंट या कोई सोसाइटल डेवलपमेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट सप्लाई। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 10 पे इसको पढ़ो और आंसर करो। The science of the study of feedback systems in humans, animals and machines is known as, यानी अगर हम बात करेंगे उस स्टडी की जिसमें मतलब ह्यूमन्स की मतलब फीडबैक लेते हैं हम, या एनिमल्स या मशीन्स का फीडबैक जो से हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स। बी है रिवर्स कम्युनिकेशन, सी है सिलेक्टिविटी स्टडी, डी है रेस्पॉन्स एनालिसिस। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी फीडबैक के बारे में जानना, जो फीडबैक हम लेते हैं ह्यूमन से, एनिमल से या मशीन से, उसको क्या बोलते हैं। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, साइबरनेटिक्स। जो साइबरनेटिक्स का है ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे इसको पढ़ो और आंसर करो। द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रिपोर्ट एज। अगर हम कंप्यूटिंग या टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे या मीडिया की बात करें डिजिटल एटमॉस्फेयर में, तो उनकी सबों की कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। जब इनको कंबाइन करेंगे कंप्यूटिंग को, टेलीकम्युनिकेशन को या मीडिया को, ठीक है, डिजिटल एटमॉस्फेयर में जब इन सबों को हम क्या बोलेंगे, ये है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, भी है इंटीग्रेटेड मीडिया, सी है डिजिटल कंबाइंड, ये कन्वर्जेंस। चलो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो आपका टाइम खत्म हो गई, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, कन्वर्जेंस। यानी ये सारे जब इनकी कॉम्बिनेशन देखेंगे कि डिजिटल एटमॉस्फेयर, तो इनको बोलेंगे हम कन्वर्जेंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे इसको पढ़ो और आंसर करो। A dialogue between a human being and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as। अगर हम एक डायलॉग देखेंगे एक ह्यूमन बीइंग के बीच और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में, एक ह्यूमन जब एक इंसान जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ एक डायलॉग होता है, इंटरेक्शन होती है, तो उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, मैन मशीन स्पीक, या बाइनरी चैट, या डिजिटल टॉक, या इंटरैक्टिविटी। यानी ह्यूमन्स जब कंप्यूटर के साथ मतलब कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के साथ करते हैं, ठीक है, उसके साथ काम करते हैं, तो उस वक्त उसको क्या बोलेंगे। ओके, ये बताना आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द इंटरैक्टिविटी। यानी ये एक इंटरैक्टिविटी होती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, पर मैं C++ यानी या जावा, ये बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ना, या कंप्यूटर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरी जो इंटरेक्शन होती, मेरी जो एक डायलॉग हो रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ,
ठीक है, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है बट डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो रहा है ये डायलॉग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरएक्टिविटी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको इंसर्ट करना है 16 डिवाइड बाई 32, 15 डिवाइड बाई 33, 17 डिवाइड बाई 31, 14 डिवाइड बाई 34, नोट ऑफ इंटरोगेशन है। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ए है 19 डिवाइड बाई 35, बी है 19 डिवाइड बाई 30, सी है 18 डिवाइड बाई 35, डी है 18 डिवाइड बाई 30। सब आंसर करो, वेरी गुड। मिसिंग नंबर आपको बताना, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, सो इन पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। यस, बहुत अच्छा, तुरंत करो आंसर सब। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसका आंसर करो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी 16 सेकेंड, 15, 14, 13, 12 सेकेंड, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं किसने जल्दी आंसर किया है। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 18 डिवाइड बाई 30। सो 18 डिवाइड बाई 30 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे आएगा ये। देखो 16 डिवाइड बाई 32, उसके बाद 15 डिवाइड बाई 33 है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऊपर क्या हुआ है, माइनस, नीचे हुआ है प्लस। माइनस प्लस हुआ है पहले, बट 1 हुआ है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी माइनस प्लस। पहले ऊपर वाले में -1 हुआ है, नीचे वाले में +1। ऐसे सेकंड में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। 17 डिवाइड बाई 31, देखो ऊपर क्या हुआ, 15 + 2 मीन्स 2 हो गए, प्लस नीचे हो गए -2, है ना। 33 -2 हो गए तो 31 आ गए, ठीक है। तो इन्हें 1 2 ऐसे सीरीज चलता है। 3 अब याद रखना है क्या है, सीरीज क्या है ऐसे। उसके बाद 14 डिवाइड बाई 34 है, तो दैट मीन्स कि 3 ऊपर कम हुए हैं, नीचे प्लस हुए हैं। दैट मीन्स माइनस प्लस पहला है, दूसरा है प्लस माइनस। अब तीसरा जो है वो है माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस आएगा, ठीक है। बट सीरीज क्या कैसे चलते हैं, 1 2 3 एंड 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। बट सीरीज ये जो साइन क्या चलता है, प्लस माइनस आएगा। अब पहले था माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस, अब माइनस प्लस, अब उसके बाद प्लस माइनस। तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 14 + 4 हो गए 18, तो 34 - 4 दैट मीन्स 30। सो 18/30 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। मंडे फॉल्स ऑन 20 मार्च 1995, यानी 20 मार्च 1995 में मंडे थी। व्हाट वाज द डे ऑन 3 नवंबर 1994, यानी अब 3 नवंबर 1994 में कौन सा डे होगा, ठीक है। यानी क्या थर्सडे होगा, संडे होगा, ट्यूसडे होगा या सैटरडे होगा, ठीक है। ये बताना है आपको। आपके पास टाइम है, इसको करो और आंसर करो फिर। इसको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, अच्छे से कर लो इसको, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा। मंडे था 20 मार्च 1995 में था मंडे। उसके बाद 3 नवंबर आपको बताना है 1994, यानी एक साल पे मतलब पहले जाना है। 1994 3 नवंबर में कौन सा दिन होगा, ठीक है। वेरी गुड, सबको आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा। सेवन 6 5 4 3 सेकेंड, 2 सेकेंड लगे 1, और यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, बैड लक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, थर्सडे, ठीक है। जो 3 नवंबर होगा 1994 का, उस दिन थर्सडे थी, ठीक है। सो देखते हैं कैसे। देखो हमें वापस जाना है 1994 में, क्योंकि 1995
का हमें बताया गया है कि उस दिन कौन सा, 1994 3 नवंबर को बताना है। देखो अगर हम नवंबर की बात करेंगे 3 नवंबर से बाद में गिनना है, ठीक है। तो मैंने 3 डेज हमें काटने हैं। डेज इन नवंबर 1994 अगर हम देखेंगे कि यानी वहाँ पे 27 डेज, क्यों 27 डेज, यहाँ पे भी है क्वेश्चन, यानी पहले 3 दिन हमें काटने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑन 3 नवंबर ऑफ 1994, ठीक है, उस दिन कौन सा। तो काटेंगे ये 3 दिन, तो ये टोटल हमें 27 डेज लेने हैं। उसके बाद डेज इन दिसंबर 1994, उसमें 31 होते हैं। उसके बाद डेज इन जनवरी 1995, उसमें भी 31 डेज। उसके बाद डेज इन फरवरी 1995, उसमें 28 हमें लेने हैं। इस तरह डेज इन मार्च 1995 में 31। उसके बाद इनका टोटल करना है सबों का मार्च तक, तो 27 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 20, सो इसका टोटल कर लो, वो 137 आएगा, है ना। 2 8 9 10 एंड 7 17, 7 1 कैरी, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 11 12, है ना। 12 प्लस 1 कैरी वाला जो होगा वो 13 हो गया, ठीक है। तो 137 आ गया टोटल। उसके बाद डिवाइड 137 को, यानी वीक्स, एक वीक में 7 डेज होते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं हमें 4 आ जाता है एक नंबर, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें अब गिनने हैं, अगर यहीं से आप हम आंसर निकालेंगे, 4 जब आ गया तो यहाँ से हम आंसर निकालेंगे। पहले यहाँ से देखो, ठीक है, 137 जो है इसमें देखने हैं टोटल कितने ये वीक्स है, ठीक है। तो हम इसको मतलब 7 को क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 137 बन जाएगा। सो ये बनता है 133 बनता है जब हम 19 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 20 करेंगे तो वो ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो बन जाएगा 140। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसमें हमने 19 इसको मल्टीप्लाई किया है, प्लस हमने 4 किया है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये 19 वीक्स है। सो 19 वीक्स अगर हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, क्योंकि यहाँ पे मंडे से बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला, मंडे फॉर द 20 मार्च। मंडे से हमें मतलब स्टार्ट करना है, हमें संडे, हम संडे से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे हमें मंडे स्टार्ट करना है। तो ये 19 वीक्स हो गए, और 4 प्लस 4 डेज, प्लस 4 डेज। तो 4 डेज मंडे स्टार्ट करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो थर्सडे यहाँ पे आएगा आंसर, ओके, समझ में आ गया। सो थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी 4 हमें जब मिलेगा तो हमें मंडे स्टार्ट करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। थर्सडे इज द 4th डे, सो थर्सडे इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सो आप इन पे खास ख्याल रखना, ठीक है, कंसंट्रेट रखो ऐसे क्वेश्चन पे। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ो आंसर करो। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27, यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास, उनके एवरेज जो है वो है 27। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज, यानी लार्जेस्ट आपको बताना है इन नंबर्स में से कौन सा लार्जेस्ट है। ए 36, बी ए 32, सी ए 30, डी ए 28। चलो आप सब आंसर करो, आपके पास टाइम है, 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट से ज़्यादा मैं आपको टाइम देता हूँ इन क्वेश्चंस का, सो आप करो इसको अच्छे से। आपको बताना है कि यानी एवरेज है, यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स की है 27। तो फिर उनमें से आपको बताना लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो सब। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, सी पार्ट 30 जो है ये लार्जेस्ट हो जाएगा। सो देखते हैं कैसे होगा। देखो अगर हम 4 जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका एवरेज जो है वो 27 है, अगर हम ले लेंगे वो x-2, x, x+2, x+4,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x+2 x+3 x+4 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सो हमने ले लिया x-2 x+2 x+4। तो ये हमारे एवन नंबर्स लेने हैं ना, x+2 x+2 x+4 x+6 है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है एवन नंबर्स। सो उसके बाद जो हमारा जो इनका एवरेज है वो 27 है ना। सो हम लिखेंगे ऐसे x-2 प्लस x प्लस x+2 प्लस x+4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल 27। सो ये है ऑल द, है ना, ऑल द सम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, टोटल है 4, ठीक है। हाँ जो एवरेज की फार्मूला है तो वो आपको याद रखना है, एवरेज की फार्मूला क्या है। तो हमारे पास इतने सम्स है ना टोटल, तो डिवाइड कितने हैं, टोटल है 4 1 2 3 एंड 4। सो इज इक्वल टू जो इसका एवरेज है वो 27 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा एडिशन करेंगे। यहाँ पे x कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये 4x बन गया। उसके बाद +4 आएगा है ना, यानी 4 + 2 कितने हो गए 6, 6 - 2 कितने हो गए, जब 6 का 2 काटेंगे तो वहाँ पे 4 रहता है। सो 4x + 4 डिवाइडेड बाई 4 अपना इज इक्वल 27। सो उसी के बाद हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम ये जो 4 इसका कामा ले लेंगे, ठीक है। 4 कामा लेने के बाद वो आएगा x+1। देखो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे दोबारा ये 4x आएगा प्लस 4 × 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4। सो इज इक्वल 27। सो x+1 इज इक्वल 27, ठीक है। सो x इज इक्वल टू फिर 27, ये यहाँ पे प्लस है ये इधर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। सो x इज इक्वल 27 - 1। सो x इज इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे 27 को 1 काटो वहाँ पे 26 रहते हैं। सो हम बोलेंगे अब हमें कैसे बाकी नंबर्स आ जाएंगे। सो हमारा x क्या है 26, ओके। सो x - 2 क्या रहेगा, सो 26x - 2, जब 2 काटेंगे 26 तो 24 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह x क्या है 26। सो x + 2 कितने हो गए, सो 26 + 2 हो गए 28। इसी तरह x + 4, सो x क्या है 26, 26 + 4 हो गए 30। सो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा, वो लार्जेस्ट नंबर है 30, ओके। सो 30 इज द राइट आंसर। सो आई होप यू गॉट इट, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज फाइन, ठीक है। यस, सो आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो देखते हैं, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन ए सर्टेन कोड FHQK मीन्स गर्ल। तो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने दे दिया है, इसके मतलब एक कोड है FHQK। इस तरह वुमेन की कोड क्या आएगा, सेम एज दिस। जैसे गर्ल का कोड है FHQK, इस तरह वुमेन का कोड क्या आएगा वो आपको बताना है। ए है VNLDM, बी है आपके पास टाइम है 1 मिनट तो आप करो इसको। बी है FHQKN, सी है XPNFO, ये VLNDM। आपको बताना है यहाँ पे कोड क्या आएगा इसका। जैसे गर्ल का कोड ये है, ऐसे वुमेन का कोड आपको बताना है। बहुत अच्छा सब आंसर करो, वेरी गुड। देखो इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ठीक है। यस, तो आपका टाइम खत्म होने वाला है। 10 9 8 7 सेकंड्स रह गए। 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो देखते हैं कैसे आएगा ए पार्ट इसका। देखो यहाँ पे है गर्ल, गर्ल के लिए यहाँ पे मतलब G से पहले क्या आता है F, है ना। I से पहले क्या आता है H, है ना। इस तरह R से पहले Q। R से पहले आता है Q, इस तरह L से पहले क्या आता है K। तो ये एक कोड बन गए इसके लिए, इसकी मीनिंग नहीं बल्कि कोड है, बल्कि इसके लिए गर्ल। अब वुमेन के लिए कैसे कोड बनेगा, तो इसीलिए W से पहले क्या आएगा
वी, है ना। ओ से पहले क्या आएगा, एन, एम से पहले क्या आएगा, एल, ई से पहले क्या आएगा, डी, एन से पहले क्या आएगा, एम। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे वर्ड है वुमेन, इसकी मीनिंग है, बट अब हमें कोड बनाना है जिसकी मीनिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है, इसकी मीनिंग नहीं, ये एक कोड है। कोड किसके लिए, गर्ल के लिए, ठीक है। मैं बोलूँगा एफ एच, क्योंकि ये गर्ल के लिए है और वुमेन के लिए अब कोड ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें इसको देखना पहले, यानी ये कैसे यूज़ हुआ है। हमें ये नहीं देखना कि ये वाला पहले ये बाद में ये ये मतलब अल्फ़ाबेट्स में पहले एफ आता है उसके बाद जी आता है। ऐसे हमें डब्ल्यू के बाद ढूंढना है ना, तो वो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोड नहीं बन सकता अगर डब्ल्यू के बाद हम ढूंढेंगे, हमें इससे पहले ढूंढें, क्योंकि ये वर्ड है, ये भी यहाँ पे वर्ड है। तो इसलिए यानी मतलब आप गलत नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी किया है, उन्होंने इसके बाद ढूंढा है, बट हमें ढूंढना है इससे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे जी से पहले ढूंढा है, तो ये एफ है ना, एफ के बाद जी आता है। किसी ने ये भी किया होगा, डब्ल्यू के बाद आता है ना एक्स, हाँ, ओ के बाद आता है पी, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले हमें देखना है, जैसे यहाँ पे इससे पहले यूज हुआ, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए ए पार्ट इसका आएगा। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन स्टेटमेंट गिवन बिलो। यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा लॉजिकली वैलिड है जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, यानी ज़्यादा टीचर्स क्या रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अब हमें कंक्लूजन है, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग होते हैं। सेकंड क्या है, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम टीचर्स मतलब कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग नहीं है। अब हम यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसके रिलेटेड करेक्ट है। ए है ओनली फर्स्ट इज इम्प्लाइड, बी है ओनली सेकंड इज इम्प्लाइड, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लाइड, डी है नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्प्लाइड। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लाइड, यानी दोनों इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। कैसे दोनों कंक्लूजन्स, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, यानी यहाँ पे ये सारे टीचर, फॉर एग्जाम्पल ए टीचर्स है, तो ये मतलब इसमें मोस्ट टीचर्स है। मोस्ट मीन्स की फॉर यहाँ पे अगर हम 100 टीचर्स ले लेंगे, 100 में से 90 है हार्ड वर्किंग, यानी मोस्ट मीन्स ज़्यादा, तो वो कुछ ही होंगे जो हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। तो दैट मीन्स कि सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, इसमें सम हार्ड वर्किंग है, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इक्का दुक्का, वो हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, ठीक है। सो हम बोलेंगे मतलब दोनों इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, आई होप यू गॉट इट। यानी मैं दोबारा बताऊंगा, मोस्ट टीचर्स मीन्स की सारे नहीं, यहाँ पे मोस्ट मीन्स की यानी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 80 टीचर्स हार्ड वर्किंग है या 90 है, बाकी नहीं है, तो हम बोलेंगे सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सम टीचर्स आर, ये फॉलो करता है इसका। इस तरह सम टीचर्स आर नॉट, कुछ नहीं है तो ये भी फॉलो करता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Who among the following can be asked to make a statement in Indian Parliament? इंडियन पार्लियामेंट में किसको मतलब बोल सकते हैं कि आप आ जाओ, आप स्टेटमेंट दे दो, ठीक है। ए हनी एमएलए, कोई भी एमएलए, बी ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चीफ, सी ए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी कह सकते हैं, डी एम मेयर ऑफ दिल्ली। तो आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर कि किसको बता सकते हैं, यानी किसको दावा दे सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में आप बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको बोल सकते हैं कि यानी आप इंडियन पार्लियामेंट में आ जाओ और आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 19 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। यूजिंग वेबसाइट टू पावर आउट वन ग्रीवेंस इज कॉल्ड, यानी कोई वेबसाइट यूज कर सकते हैं हम, उस पर हमको अपनी ग्रीवेंस बता सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ए साइबर वेंटिंग, बी है साइबर रैंटिंग, सी है वेब हेट, डी है वेब बली। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। अगर हम वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम अपनी
ग्रीवेंस दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ए साइबर वेंटिंग, बी है साइबर रेंटिंग, सी है वेब हेट, डी है वेब पुली। आपका टाइम खत्म हो गई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट। साइबर वेंटिंग उसको बोलते हैं, यानी जब हम अपने ग्रीवेंस की वेबसाइट में देते हैं तो उसको बोलते हैं साइबर वेंटिंग। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MHRD के दौरा कौन सी, यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसे सेटअप किया गया है MHRD द्वारा। ठीक है, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर न्यू दिल्ली, बी है मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु, सी है नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली, डी है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। सब आंसर करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली जो है उस मतलब उस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ो और आंसर करो। साइट स्टैंड्स फॉर, साइट की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सब आंसर करो। वेरी गुड। ए है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, बी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सी है साउथ इंडियन ट्रेड एस्टेट, डी है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सो ये इसका करेक्ट आंसर है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन में 22 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स MHRD जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है इनमें से? डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लिटरेसी, बी है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, से डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डी है ऑल द अबव। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसमें क्या क्या आता है? यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, ऑल द अबव, यानी ये सारे इसका आंसर बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब सारे किसके अंडर आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है इनके रिलेटेड कौन सा नहीं है? इज नॉट बताना आपको। ये डेटा इंक्रिप्शन, बी है वाटर मार्किंग, सी है डेटा हाइडिंग, डी है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। सब आंसर करो। वेरी गुड। आपका बताना है यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा रिलेटेड नहीं है। इंटरनेट की अगर बात करेंगे हम, तो आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है
इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इसके रिलेटेड नहीं है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड। यानी अगर हमें इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना होगा तो वो जैसे ईमेल में हम रिट्रीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट होगा उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड ये वाला सही नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 24 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? नेटवर्क डिवाइस आपको पता है नेटवर्क डिवाइस कौन सा नहीं है? ALU, B है राउटर, C है स्विच, D है हब। आपको बताना है नेटवर्क डिवाइस कौन सा नहीं है, इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, ये बताना है। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर है, स्विच है, हब है, ये तीनों है, बट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें ऑपरेशन हो जाते हैं, चाहे मैथमेटिकल का होगा, चाहे कंपैरिजन का होगा, है ना, चाहे अल्फाबेटिक वर्ड्स का होगा, चाहे कोई भी होगा, तो वो सारे ऑपरेशन इसमें हो जाते हैं ALU में। ओके, सो इसमें ये कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 25 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच इज अ कंप्यूटर सेंट्रल कम्युनिकेशन इज बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट थ्रू विच ऑल कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स कनेक्ट। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है कनेक्टिविटी पॉइंट जिसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर या यानी जो भी पार्ट्स है कंप्यूटर के कनेक्ट उसके साथ होते हैं। यानी सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट्स किसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसके साथ ये बताना है आपको वो कौन सा है, कौन सा पॉइंट है। ए कीबोर्ड, क्या सारे कीबोर्ड के साथ होते हैं? B है माउस, C है मदरबोर्ड, D है मॉडेम। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, इस पे मैं थोड़ा सा और टाइम दे दूंगा। पाँच 10 सेकंड और दे देंगे इस क्वेश्चन पे, तो इसको आप आंसर करो सब। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन से सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है उसके साथ सारे कनेक्ट होते हैं, सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे किसके साथ कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड के साथ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 25 MCQs। सो PYQs थे, ठीक है। सो इस क्लास को आप मिस मत करिएगा। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com। इस पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक वैल्यू रखता है हमारे लिए, क्योंकि जब आप अच्छा फीडबैक देते हो तब हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं हम अच्छा काम करते हैं। ओके, सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है इसको मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो इसको आप रोज अटेंड करिए। सो अगर आपको कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो भी देख लेंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।